आज के इस व्याख्यान में हम जाति व्यवस्था के विषय में विचार विमर्श करेंगे। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक केंद्रीय विशेषता रही है और भारतीय समाज को समझने के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को समझना सबसे महत्वपूर्ण पक्ष में से एक है। तो जाति व्यवस्था की क्या परिभाषाएं हैं जो विद्वानों के द्वारा जाति व्यवस्था को समझने के लिए प्रतिपादित की गई हैं। जाति व्यवस्था की क्या विशेषताएं रिसर्च में सामने आई हैं और जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन वर्तमान समाज में देखने को मिलते हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति किन परिस्थितियों में हुई होगी और वो कौन कौन से प्रमुख कारक रहे होंगे जिनके कारण भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई और विकास हुआ। तो उन उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, कुछ उन सिद्धांतों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो आइए आज इस विचार विमर्श को प्रारंभ करते हैं। जाति व्यवस्था को परिभाषित करने के सिलसिले में जो D.N. मजूमदार जो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उन्होंने मजूमदार साहब ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। वहीं जो चार्ल्स कूले हैं, उन्होंने जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि जाति एक आनुवंशिकता पर आधारित, जाति पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित एक वर्ग है। तो ये दो प्रमुख परिभाषाएं हैं जो बताती हैं कि जाति के साथ साथ हमें वर्ग को भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है, तब हम जाति व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए पहले जाति और वर्ग व्यवस्था का क्या मतलब है, इनको थोड़ा सा समझने का तुलनात्मक रूप से प्रयास करते हैं। दरअसल सामाजिक संस्तरण, सोशल हायरार्की के दो प्रमुख प्रकार हैं। वैसे तो कुछ और भी प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख प्रकार चलन में जो हम देखते हैं वो दो हैं सबसे प्रमुख प्रकार। एक वर्ग, सामाजिक वर्ग, और दूसरा जाति व्यवस्था जो भारत में पाई जाती है। वर्ग व्यवस्था का रूप भारत में भी देखने को मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से वर्ग व्यवस्था जो है वो जो विकसित देश हैं वहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं। और वर्ग व्यवस्था का संबंध वो जन्म से नहीं है। कोई भी व्यक्ति का जो वर्ग है वो जन्म से निर्धारित नहीं होगा, बल्कि उसका संबंध वो संपन्नता से है, एक प्रकार की विशेष जीवन शैली जीने से है, और इसी के साथ साथ वर्ग का जो प्रमुख आधार है वो आर्थिक आधार है। ये व्यक्ति के अपने कर्म पर भी से भी निर्धारित होता है। अगर हम वर्ग को बात करें तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में मध्यम वर्ग भी अस्तित्व में है। तो इनका संबंध जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक संपन्नता के आधार पर है, जीवन शैली के आधार पर है। और अगर कोई व्यक्ति निम्न वर्ग में जिसने जन्म लिया है और यदि वो अपने परिश्रम से या किसी भी प्रकार से यदि वो अगर अपनी आर्थिक संपन्नता को बढ़ा लेता है, अपनी जीवन शैली में बदलाव ले आता है, तो निस्संदेह वो अपने जीवन में दूसरे वर्ग में भी शामिल, दूसरे वर्ग का भी सदस्य बन सकता है। तो ये तो है सामाजिक वर्ग। इसमें भी उच्चता और निम्नता की भावना सामाजिक वर्ग के कॉन्सेप्ट में भी रहती है। उच्चता और निम्नता की भावना यहाँ भी मिलती है, क्योंकि सामाजिक संस्करण की जो केंद्रीय तत्व है वो उच्चता और निम्नता की भावना ही है। वहीं भारतीय समाज में सामाजिक संस्करण की एक अलग व्यवस्थापन की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही होंगी उस समय पर, जिसके कारण सामाजिक संस्करण की
एक अलग किस्म की व्यवस्था उत्पन्न हुई जिसको जाति व्यवस्था का नाम दिया गया। लेकिन इस व्यवस्था की जो प्रमुख खूबी है वो ये कि ये जन्म पर और वंशानुगत पर आधारित है। जन्म पर आधारित है ये, यानी कोई भी बालक जिस परिवार में जन्म लेगा उस परिवार की जाति ही उस बालक की जाति कहलाएगी। और जीवन भर बहुत ही असामान्य परिस्थितियों को, कुछ एक उदाहरणों को छोड़ दें तो आमतौर पर उस बालक की जो जाति है, उस व्यक्ति की जो जाति है, वो जीवन भर वही रहेगी। कुछ रही होंगी ऐसी उस समय समाज के सामने परिस्थितियां जो इस तरीके की व्यवस्थापन की, यदि हम और थोड़ा बेहतर तरीके से समझना चाहें तो हम जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था से भी जोड़कर देख सकते हैं। ऐतिहासिक एक कालक्रम में अगर हम देखने का प्रयास करें कि पहले समाज में, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था थी। 4 प्रकार के वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण। ये वर्ण जन्म पर आधारित नहीं थे, ये व्यक्तिगत कर्म और गुण पर आधारित थे। और कोई जरूरी नहीं है कि परिवार में जो अगली पीढ़ी है वो अगर वो कोई व्यक्ति किसी वर्ण का है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे भी उसी वर्ण के हों। तो ये व्यवस्था भारतीय समाज में थी, वर्ण व्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति व्यवस्था हावी हो गई और गुण और कर्म का स्थान वो जन्म ने ले लिया। और यहाँ से सामाजिक संस्तरण की भावना भी धीरे धीरे और प्रबल होती चली गई। सामाजिक संस्तरण, जैसा कि हम अभी कह चुके हैं कि उसका संबंध कहीं ना कहीं उच्चता और निम्नता की भावना से है। तो इस प्रकार जाति व्यवस्था की ये उत्पत्ति के इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको ऐतिहासिक क्रम में। और अब हम वापस परिभाषाओं पर यदि आए तो जाति एक बंद वर्ग है, और जैसे कि जाति एक पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित एक वर्ग है, तो इसका जो प्रमुख तात्पर्य है वो यही है कि उच्चता और निम्नता पर आधारित है। एक सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था है जो काय पर, जन्म पर बंद वर्ग है, यानी कि उसमें उससे बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है। वो जन्म पर आधारित है या फिर आनुवंशिकता पर आधारित है। तो संक्षेप में इन परिभाषाओं का तात्पर्य समझने के बाद कुल मिलाकर हम जाति व्यवस्था की जो एक सामान्य परिभाषा हम समझ सकते हैं वो ये है कि जाति व्यवस्था सामाजिक संस्तरण की एक व्यवस्था है। सामाजिक संस्तरण की एक व्यवस्था है जो जन्म पर आधारित होती है, प्रमुख रूप से जन्म पर आधारित होती है। इसको और क्लियर करने के लिए जाति व्यवस्था की जो कुछ विशेषताएं हैं प्रमुख रूप से, यदि हम उन्हें भी समझेंगे तो जाति व्यवस्था की जो कंसेप्ट है वो और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो जाति व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में जो सर्वमान्य जो विशेषताएं जो सभी के द्वारा मान्य हैं और जिनको जो विश्व विख्यात हैं जो विशेषताएं, वो प्रसिद्ध समाजशास्त्री G.S. घुरिये उन्होंने वो विशेषताएं बताई हैं। G.S. घुरिये उन्होंने 6 विशेषताएं बताई हैं जाति व्यवस्था की। नंबर 1, समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज का खंडात्मक विभाजन। नंबर 2, सामाजिक संस्तरण की एक व्यवस्था। और नंबर 3, खान पान और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध। खान पान और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध। नंबर 4, व्यवसायों के संबंध में प्रतिबंध, यानी व्यवसायों के चयन के संबंध में प्रतिबंध। और नंबर 5, वो धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकार और निर्योग्यताएं। धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकार और निर्योग्यताएं। और नंबर 6, वैवाहिक प्रतिबंध।
यानी अंतर्जातीय विवाह की स्वीकृति। एक बार फिर से इन 6 विशेषताओं को उल्लेख कर लेते हैं और संक्षेप में उनको समझ लेते हैं। नंबर 1, समाज का खंडात्मक विभाजन, ब्लॉक। जाति व्यवस्था के कारण पूरा समाज एक ब्लॉक्स में बटा हुआ है, खंडों में बटा हुआ है। अर्थात जैसे कि एक दीवार जो कि ईंटों से मिलकर बनती है, जैसे ईंट के ऊपर ईंट और उसके ऊपर ईंटों से मिलकर एक दीवार बनती है, वैसे ही भारतीय समाज भी जातियों का पूरा एक अनुक्रम है जातियों का, जिसमें उसके पायदान में कुछ जातियां नीचे हैं, कुछ उसके ऊपर हैं, कुछ ऊपर हैं। इस प्रकार से एक समाज का एक खंडात्मक विभाजन जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में है। नंबर 2, सामाजिक संस्तरण की एक व्यवस्था, सोशल हायरार्की। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि इसका संबंध उच्चता और निम्नता की भावना से है। जाति व्यवस्था में ये भावना मौजूद रही है, हालांकि अब ये बहुत कुछ बदल चुका है, हम उसके बारे में अभी जल्दी बात करने वाले हैं। और नंबर 3, खान पान और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले की बात करें, आज के दौर पर नहीं सोचें बल्कि पहले देखें, जब अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा थी, छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा थी, उस दौर की बात करें और उससे पहले की यदि बात करें, तब आप पाएंगे कि खान पान बहुत सीमित था। ऐसा नहीं है कि जातियों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग आराम से एक दूसरे के साथ बैठकर खाना पीना कर सकते हैं, ये अलाउ नहीं था, उसको लेकर प्रतिबंध थे। ऐसे ही सामाजिक संपर्क, कि आप किससे संपर्क रखेंगे, किसके घर आना जाना रहेगा, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मौजूद थी। और इसी के साथ साथ जो व्यवसायों पर प्रतिबंध, बहुत महत्वपूर्ण एक विशेषता। कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो पुश्तैनी व्यवसाय हुआ करते थे, वही व्यवसाय परिवार के सदस्य उन व्यवसायों को ही प्रमुख रूप से अपनाया करते थे। और जाति व्यवस्था इस बात को अलाउ नहीं करती थी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यवसाय करना चाहे तो समाज उसकी स्वीकृति नहीं देता था। इसलिए व्यवसाय चुने हुए व्यवसाय किए जाते थे और व्यवसायों पर प्रतिबंध था। और नंबर 5, धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार, यानी कुछ जातियों को तमाम तरीके के विशेष अधिकार प्राप्त थे, वहीं दूसरी ओर कुछ जातियों को तमाम तरीके के अधिकार उनके पास नहीं थे, तमाम प्रकार की निर्योग्यताओं उनके सामने थीं, उनकी सीमाएं थीं उनकी तमाम। तो ये एक प्रमुख विशेषता रही है। और जो इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विशेषता नंबर 6, वैवाहिक प्रतिबंध। यानी जाति व्यवस्था का केंद्रीय तत्व है ये कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि जो विवाह होते थे वो अपनी ही जाति के अंतर्गत अलाउ थे, अपनी ही जाति में वो विवाह अलाउ थे, अंतर्जातीय विवाह की स्वीकृति। तो ये जो वैवाहिक प्रतिबंध था ये बहुत महत्वपूर्ण था। और ये जीएस घुर्रिया ने जो 6 विशेषताएं बताई हैं, ये जाति व्यवस्था की बहुत केंद्रीय विशेषताएं हैं, है ना। तो इन विशेषताओं के आधार पर और जो ऊपर परिभाषाएं हैं उनके आधार पर भी हम जाति व्यवस्था को समझ सकते हैं। और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं जाति व्यवस्था की कॉन्सेप्ट को, और उसको समझने के लिए हमें जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों को संक्षेप में और समझते हैं हम। तो भाई हम जैसे कह चुके हैं इस बात को कि जाति व्यवस्था का उन परिस्थितियों में जाति व्यवस्था उन परिस्थितियों में सामने आई होगी, उसके लिए जो 4-5 सिद्धांत हैं वो ये हैं कि एक सिद्धांत तो है परंपरागत सिद्धांत, जो ये कहता है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वो मतलब ईश्वरीय है, उसका संबंध ईश्वरीय उत्पत्ति है। वो उसको ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। हालांकि इस सिद्धांत को बहुत अधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त है, किंतु ऐसा सिद्धांत भी कुछ विचारकों ने प्रस्तुत किया है।
इसका संबंध धार्मिक ग्रंथों से भी है, तो उनके आधार पर भी इस तरीके के सिद्धांतों को बताया जाता है। एक और जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसका नाम है व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत वो सिद्धांत नेस्फील्ड ने दिया है। नेस्फील्ड उस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया है कि जाति व्यवस्था का संबंध व्यवसायों के चयन से है। जैसे जैसे समाज का विकास होता चला गया और समाज में अलग अलग व्यवसाय बनते चले गए, तो उन व्यवसायों के चयन की प्रक्रिया के एक हिस्से के तौर पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास वो धीरे धीरे होता चला गया। यानी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का संबंध व्यवसायों से है, कामकाज से, के पेशों से, व्यवसायों से। इसके अलावा जाति व्यवस्था का एक सिद्धांत जो है वो धार्मिक सिद्धांत भी है, जिसको राजनीतिक सिद्धांत भी नाम दिया जाता है, या जिसको ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। और उसका संबंध वो जाति व्यवस्था का, उसमें उन्होंने धार्मिक आधार पर उसको व्याख्यायित करने की कोशिश की है और उसको ब्राह्मणों की एक चतुर्युक्ति का सिद्धांत के तौर पर भी बताने का कुछ विद्वानों ने प्रयास किया है। हम बहुत विस्तार में व्याख्या नहीं करेंगे, केवल एक थोड़ा सा, जिससे कि हमें जाति व्यवस्था की अवधारणा में थोड़ा और बल मिले, तो इसलिए हम बहुत ही संक्षेप में उन उत्पत्ति के सिद्धांतों को हल्का सा बताते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का एक और सिद्धांत है वो माना का सिद्धांत। माना एक अलौकिक शक्ति मानी गई है और उस अलौकिक शक्ति के आधार पर जो है वो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के स्रोत ढूंढने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को बताने का प्रयास किया गया है और उससे ये पता चलता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिनके कारण चाहे तो धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, या फिर व्यवसायगत आधार पर, या फिर अलौकिक आधार पर ये जाति व्यवस्था सामने आई होगी और धीरे धीरे जन्म पर आधारित होते होते ये विकास होता चला गया।